भोपाल के हिंदुस्तान में शामिल होने से एक समस्या तो खत्म हुई, लेकिन देश के सामने एक और बहुत बड़ी समस्या थी। हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली बहादुर, खैर उनका नाम तो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा था, पर निज़ाम साहब ने ये ऐलान कर दिया कि वो किसी भी हालात में हैदराबाद को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने में राजी नहीं होंगे। और उनके साथ थे कासिम रजवी। पटेल साहब, आप सरदार दिल्ली के हैं। हैदराबाद में हजारों सालों से आसफ जाही झंडा बुलंद है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे नीचे उतार नहीं सकती। सुन लीजिए। सरदार पटेल को चुनौती देने वाला यह कासिम रजवी, इसके ऊपर हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली बहादुर का हाथ था। हैदराबाद ग्रेट ब्रिटेन जितनी बड़ी एक रियासत थी। इसमें आज के भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिले शामिल थे। इस रियासत पर हुकूमत करने वाले निजाम दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से थे और निजाम हैदराबाद को आजाद मुल्क बनाना चाहते थे और उसका ऐलान 12 जून 1947 को ही कर दिया था। हिंदुस्तान के दक्कन पर काबिज इस रियासत को भारत में मिलाए बगैर संयुक्त भारत महज एक कल्पना होती, एक सपना होता। 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद उन रियासतों में से एक था जिसका भारत में शामिल होना तो दूर, वो इस बारे में बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं था। 1947 के नवंबर महीने में निजाम का खासम खास कासिम रिजवी दिल्ली आया, लेकिन किसी बातचीत के ख्याल से नहीं, बल्कि धमकी देने। पटेल साहब, हमारे निजाम ने साफ साफ कह दिया है, दो मुल्कों में समझौता होता है, वैसे ही समझौता हम आपके साथ कर सकते हैं, आपकी सहूलियत के लिए। हैदराबाद कभी भी अपनी खुद मुख्तारी और आजादी को आपके पैरों तले नहीं रख सकता। बेहतर यही है कि आप अपना ये सपना छोड़ दें। कासिम साहब, चाय लीजिए। हैदराबाद का इतिहास इस बात की गवाही नहीं देता कि आप कभी आजाद मुल्क रहे। हैदराबाद हमेशा हिंदुस्तान की रियासत रहा है और अब जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के चले गए, वैसे ही हैदराबाद को अपना निजाम आवाम के हाथ में देना होगा। इसी में आपके और आपके निजाम की भलाई है। पटेल साहब, आप हमारी फिक्र ना करें तो अच्छा है। वो दिन दूर नहीं कि हैदराबाद की सरहद को अरब सागर की लहरें छुएगी और आसफ जाही निजाम का झंडा लाल किले पर लहराएगा। पटेल साहब, निजाम की मांगों को न माना गया तो रियासत में हिंदुओं के लिए मुश्किलें आ सकती हैं। कासिम साहब, आप अगर खुदकुशी ही करने की सोच रहे हैं तो आपको कोई कैसे रोक सकता है? पटेल साहब, आप सरदार दिल्ली के हैं। हैदराबाद में हजारों सालों से आसफ जाही झंडा बुलंद है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे नीचे उतार नहीं सकती। Qasim Rizvi definitely wanted independent Hyderabad. Qasim Rizvi, as per a report in Nizam's period before, I think in 1946, he was committing a number of atrocities. And government of Hyderabad instituted a committee. Committee inquired. Committee came to know Qasim Rizvi is a criminal. सरदार पटेल से कासिम रिजवी की यह पहली और आखिरी मुलाकात थी। कासिम रिजवी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नेता था। इसने रजाकार नाम से संगठित हथियारबंद गिरोह तैयार कर रखी थी, जो रियासत में खुलेआम सांप्रदायिक लूटपाट, हत्या और बलात्कार को अंजाम दे रहा था। निजाम और उसकी सरकार नवंबर 1947 आते आते पूरी तरह से इनकी गिरफ्त में थी। Qasim Rizvi completely cleared Hindus will not have any political power. Hindus have to be under Muslim rule.
Muslims, only Muslims, a political community, they continue to be there. And that is how he has taken a communal stand. There is a communitarian stand earlier was there. And Kashmir has a communal stand he has taken in trained a very big force known as Razakars. कासिम रजवी ने नवाब के इर्द गिर्द सब अपने लोग भर दिए थे। हैदराबाद में वही होता था जो कासिम रजवी चाहता था। लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से भारत सरकार ने हैदराबाद के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, जिसका मतलब ये था कि वो काम जो हैदराबाद और बाकी हिंदुस्तान में होता था और जैसे भी होता था वो 1 साल तक वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन हैदराबाद के नवाब ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने से बिल्कुल मना कर दिया था, और ये भारत के लिए बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि उसके बगैर हैदराबाद हिंदुस्तान में शामिल नहीं हो सकता था। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि हैदराबाद ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए उधार दे दिए। यही नहीं, पाकिस्तान से हथियार की आमद की रिपोर्ट भी आने लगी। मतलब साफ था, बगावत। सोचिए, हिंदुस्तान के ठीक बीच में उसके सबसे बड़ी रियासत 82,000 किलोमीटर में एक अलग ही सरकार चल रही थी, जिसका नवाब अपने पूरे अवाम को, जो ज़्यादातर हिंदू थे और हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते थे, उसने उनको बांध के रखा हुआ था, और जहां हथियार से लदे रजाकारों ने एक पूरी खौफ मचाई हुई थी। दरअसल निजाम के हैदराबाद में ज्यादातर सरकारी ओहदों पर मुसलमान काबिज थे, जबकि उनकी आबादी 1/4 से भी कम थी। कासिम रजवी ने इन्हीं ओहदेदार मुसलमानों को यह डर दिखा रखा था कि निजाम की हुकूमत अगर खत्म हुई तो उनके लिए आफत आ सकती है। उधर कश्मीर में लड़ाई शुरू हो गई। रजवी यह समझ गया था कि भारत की सेना अभी कश्मीर में उलझी है और ऐसे में वो हैदराबाद का रुख नहीं करेगी। भारत की फौज हमला कर देगी हम पर, तैयारी चल रही है उनकी। लायक अली साहब, आप हम पर जबरदस्ती ना करें तो अच्छा है। हम जानते हैं हमें क्या करना है, हमारे आवाम के लिए क्या करना है। हमारे नवाब साहब अच्छी तरह से जानते हैं, किसी को कुछ सिखाने की हमें जरूरत नहीं है। उधर दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट और पार्टी के कई सदस्य हैदराबाद के खिलाफ सैनिक कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि इससे दक्षिण भारत में भी दंगे फैल सकते हैं और बातचीत से ही रास्ता निकाला जाना चाहिए। नेहरू कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, इसीलिए कि अगर कोई कार्रवाई करे, क्योंकि निज़ाम ने तब तक कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया है। नेहरू को ये डर था, अगर वो कोई एक्सट्रीम एक्शन लेते हैं तो शायद निज़ाम पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और एक जंग छिड़ सकता है। दिल्ली में असमंजस था, माहौल में तनाव। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान और हैदराबाद के बीच समझौता करने में लगे हुए थे। उनका कार्यकाल खत्म होने को आ रहा था और वो चाहते थे कि जाने से पहले वो किसी तरह ये हैदराबाद के मसले को बातचीत के जरिए उसका समझौता करवा लें। इस तल्ख माहौल में हैदराबाद के प्रधानमंत्री लायक अली एक बार फिर दिल्ली पहुंचे। हम ये कहना चाहते हैं कि भारत में शामिल होना हमारे विकल्प में नहीं है। कासिम रजवी के नाम पर जो बातें चस्पा की जा रही हैं, वो उन्होंने कही नहीं। हिंदुस्तान के खिलाफ हमने जांच करवा ली लायक अली साहब। रजाकारों ने वहां रैली की थी जिसमें कासिम रजवी ने भाषण दिया है। सवाल इस बात का नहीं है कि वहां रैली हुई थी कि नहीं, उसने इससे भी ज्यादा भड़काऊ भाषण दिए हैं। हमने रजवी को चेतावनी दी है, लेकिन इसके लिए आपके कांग्रेस के लीडर्स भी जिम्मेदार हैं, जो बार बार ये कह रहे हैं कि हैदराबाद पर कभी भी सैनिक हमला हो सकता है। अगर आप बातचीत से ये मसला सुलझाना चाहते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारत में शामिल होना हमारे विकल्प में नहीं है। हाँ, हम एक पॉलिटिकल एकॉर्ड जरूर कर सकते हैं।
और इसका फैसला कौन करेगा लायक अली साहब? निजाम या वहां की आवाम? दोनों मिलकर करेंगे। और अगर कुछ मतभेद हुआ तो क्या होगा? हमारे लिए आवाम की चुनी हुई सरकार बहाल करना और पूरी तरह से भारत में शामिल होना दोनों एक है, और इसके लिए अभी हम तैयार नहीं हैं। नेहरू के साथ मुलाकात के बाद लायक अली की मुलाकात सरदार वल्लभ भाई पटेल से हुई, लेकिन पटेल कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं आपको किसी उलझन में नहीं रखना चाहता। हैदराबाद की समस्याओं का भी वही हल होगा जो दूसरी रियासतों का हुआ है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप हैदराबाद के केस को दूसरी रियासतों से जोड़कर देखेंगे तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमारी आजादी नॉन निगोशिएबल है। तो हमारे यहां होने का कोई मतलब ही नहीं। हम आजाद हैदराबाद के लिए कभी भी सहमत नहीं होंगे जिससे कि भारत की एकता तार तार हो, जिसे हमने खून पसीने से हासिल की। फिर भी हम आपकी समस्याओं को बातचीत से सुलझाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम कभी भी आजाद हैदराबाद के लिए सहमत होंगे। मैं आपको साफ लफ्जों में इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके मन में कोई शंका ना रहे। आप सभी लोग वापस जाइए और अपने निजाम से कहिए कि एक आखिरी निर्णय लें, ताकि पता चले कि हम लोग कहां खड़े हैं। हैदराबाद का प्रतिनिधिमंडल वापस लौटा और उसने जो भी वादे किए थे उन्हें भूलकर नई मांग करने लगा। आजादी मिले 8 महीने बीत चुके थे और हैदराबाद रियासत की हैसियत एक अलग मुल्क जैसी बनी हुई थी। निजाम ने 22 अप्रैल 1948 को माउंटबेटन को एक खत लिखा जिसमें कहा गया कि हैदराबाद के शासक और प्रजा का रिश्ता उनका अंदरूनी मामला है। माउंटबेटन भारत से लौटने से पहले हैदराबाद की समस्या सुलझा लेना चाहते थे। आखिरकार उनकी कोशिशों की वजह से भारत सरकार ने ऐसी रियायत दे दी जो हैदराबाद को लगभग एक आजाद मुल्क का दर्जा देती। ऐसी रियायत किसी और रजवाड़े को नहीं दी गई थी। इसके तहत हैदराबाद अपना कानून खुद बना सकता था, 20,000 तक की फौज रख सकता था। आंतरिक इमरजेंसी की हालत में ही भारतीय फौज हैदराबाद में दाखिल हो सकती थी। निजाम की सत्ता भी महफूज थी। इन प्रस्तावों को सरदार पटेल ने माउंटबेटन के बड़े अनुरोध के बाद 13 जून 1948 को अपनी सहमति दे दी। इस समझौते के लिए पटेल और नेहरू की आलोचना भी होने लगी। सवाल पूछा जा रहा था कि क्या हैदराबाद एक आजाद देश बनने जा रहा है? अब बाकी थे तो सिर्फ समझौते पर निजाम के दस्तखत। हैदराबाद की एक अलग हैसियत बनने जा रही थी। निजाम ने हैदराबाद के लिए एक स्पेशल स्टेटस मांगा और वो भी उसको मिल गया, लेकिन फिर निजाम ने अपने इरादे बदल लिए। अब उसने कहना शुरू किया कि हैदराबाद की पूरी आज़ादी के अलावा और कोई समझौता नहीं हो सकता। मतलब हिंदुस्तान के बीच एक पूरा नया दूसरा मुल्क बनने वाला था। अब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने और कोई रास्ता नहीं था। देखिए, हमने हैदराबाद को जो प्रस्ताव दिया था उससे ज्यादा कोई और रियायत हम नहीं दे सकते। अब इस मसले पर अब बातचीत का कोई मकसद नहीं रहा। एक तरफ तो नेहरू ने प्रेस में ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान की हैदराबाद के साथ बातचीत, उनके साथ नेगोशिएशंस खत्म हो गए हैं, टूट गए हैं, और दूसरी तरफ हैदराबाद के प्रधानमंत्री लायक अली ने हैदराबाद का पूरा मसला यूनाइटेड नेशन के सामने खड़ा करने की धमकी दे दी। नेहरू ने इन धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ तबीयत खराब होने की वजह से सरदार पटेल देहरादून में आराम कर रहे थे। हैदराबाद के निजाम की जिद और वहां के बिगड़ते हालात पर पटेल ने प्रधानमंत्री नेहरू से कोई कदम उठाने का आग्रह किया।
अपने कई फैसलों से हैदराबाद के नवाब ने न सिर्फ अपने लिए पर हिंदुस्तान के लिए भी बहुत कम विकल्प, बहुत कम रास्ते छोड़े थे। अब हिंदुस्तान को मिलिट्री एक्शन, फौजी कार्रवाई के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। 10 सितंबर 1948 सरदार पटेल ने हैदराबाद के नवाब को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने हैदराबाद को हिंदुस्तान में शामिल होने का एक आखिरी मौका दिया। इसमें कुछ शर्तें हैं, मेरे ख्याल से हमें शर्तें मंजूर करनी पड़ेगी, इसी में हमारी भलाई है। नहीं 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 नहीं, ये शर्त हमको मंजूर नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा ये। निजाम ने सरदार पटेल की अपील को ठुकरा दिया। जवाब में भारतीय सेना ने 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन कैटरपिलर शुरू कर दिया, जिसे ऑपरेशन पोलो या पुलिस एक्शन भी कहा जाता है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने हैदराबाद रियासत पर धावा बोला। चारों दिशाओं से भारतीय सेना हैदराबाद की सीमा में दाखिल हुई। दोनों सेनाओं के बीच 5 दिन तक संघर्ष चलता रहा। 17 सितंबर 1948 की शाम करीब 4 बजे हैदराबाद रेडियो पर निजाम उस्मान अली आए। हमने भारत के गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी को इतला दे दी है कि रियासत के सियासी हालात को देखते हुए हमने हुकूमत को पूरी तरह अपने हाथों में ले लिया है। हमें अफसोस है कि यह फैसला हम पहले नहीं ले सके। हमने अपनी फौज को जंग रोकने का हुक्म दे दिया है और हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत करने के लिए भी तैयार हैं। इस ऐलान के बाद निजाम की सेना ने भारतीय फौज के सामने समर्पण कर दिया और हैदराबाद की रियासत पूरी तरह से भारत में शामिल हो गई। नवाब की वजह से सैकड़ों जानें गईं, लेकिन लड़ाई के बाद सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने दरिया दिली दिखाई। विलय के बाद मीर उस्मान अली को हैदराबाद का राज प्रमुख बनाया गया।